नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे संकुल यौगिकों में समावयवता जो शेडिंग बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ वीडियो पर लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन होता है, एनी क्वेरीज कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट या सुझाव को लिखेंगे, लिखना चाहिए, या उससे आपकी समस्या दूर होगी। दोस्तों, हम बात न करते हुए हम डायरेक्ट आएंगे, बात करेंगे यहाँ पर टॉपिक जो है संकुल यौगिक में समावयवता। इसके पहले का जो वीडियो बनाया गया है उसमें हमने देखा समावयवता क्या होती है। अब हम देखेंगे समावयवता कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, संकुल यौगिक में समावयवता दो प्रकार की पाई जाती है, जिसमें से पहली जो समावयवता है, ध्यान देना, जिसमें से जो पहली समावयवता है वह है संरचनात्मक, क्या है, संरचनात्मक समावयवता। दूसरा है त्रिविम समावयवता। अब हम बात करेंगे कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। तो आइए मेरे दोस्त, समय को खराब न करते हुए हम बात करते हैं किसकी, संरचनात्मक समावयवता। तो आप कहोगे कि इस प्रकार की समावयवता में, इस प्रकार की समावयवता में यौगिक के अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। यौगिक के अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन उनकी रचना में अंतर होगा। क्या होगा, उनकी संरचना में अंतर होगा। इस प्रकार की समावयवता कौन सी समावयवता होगी, इस प्रकार की समावयवता को हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के यौगिक या अणुसूत्र जो होते हैं, इस प्रकार की समावयवता वाले अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन रचना में अंतर होता है। आइए इसको हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने यहाँ पर कोई उदाहरण लिया समझने के लिए, यहाँ पे हमने लिया, मान लो FeCN6 लिया, या इसके अतिरिक्त हम लेते हैं CH3 CH2OH ये लिया। इसमें देखिए कार्बन कितनी बार है, 2 बार है, और H आपका 6 बार है, O 1 बार है। अगर हम चाहें तो इसी अनुसार इसको भी बना सकते हैं। इसमें देखिए आपके कार्बन 2 बार, H 6 बार और O 1 बार, हमने इसको भी देखा। तो इसमें क्या है कि संरचना में अंतर हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। मेरे दोस्त, हम बात कर रहे हैं संकुल यौगिक में समावयवता की, इसलिए समय को खराब न करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए, आपने इसको देखा, लेकिन हम बात करेंगे कि ये जो संरचनात्मक समावयवता है वह कितने प्रकार की होती है। तो संरचनात्मक समावयवता आपकी 5 प्रकार की होती, तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्यतः 5 होती हैं, जिसमें पहला है हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट्स समावयवता। दूसरा है आपका लवण या लिंकेज समावयवता। तीसरी है आपकी यहाँ पर आयनन समावयवता। फिर अगला है लास्ट, देखेंगे इसी क्रम में, वो है बहुलकी या बहुलीकरण समावयवता। फिर हम देखेंगे लास्ट में जो है आपका, यहाँ पे हमने देख लिया है, पहला क्या, हाइड्रेट, दूसरा है लवण, तीसरा है आयनन, और आपका बहुलीकरण, ये हमने देखा है। फिर हम लास्ट में देखेंगे जो समावयवता है वो भी बड़ी काम की है, और वह समावयवता होती है यहाँ पर मेरे दोस्त, जो हम देखेंगे उसका नाम है उपसाह संयोजन समावयवता। क्या है, उपसाह संयोजन समावयवता। तो हम क्या बात करेंगे, उपसाह संयोजन समावयवता की हम बात करेंगे। तो हमने देखा जो संरचनात्मक समावयवता है वह निम्न प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है हाइड्रेट समावयवता, दूसरा है लवण या लिंकेज समावयवता, तीसरा है आयनन समावयवता, चौथा है बहुलीकरण समावयवता, पांचवा है उपसाह संयोजन समावयवता। अब हम बात करेंगे कि
त्रिविम समावयवता क्या होती है। इसकी हम बात करेंगे, त्रिविम समावयवता क्या होती है। तो आप कहोगे कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन मतलब उनकी जो रचना होगी, मतलब उनकी रचना का जो आकाशीय व्यवस्था होती है उनमें अंतर होता है, विविधता आती है। तो आप कहोगे त्रिविम समावयवता वह समावयवता है जिसमें यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनकी आकाशीय व्यवस्था मतलब जो रचना होती है उनकी त्रिविम व्यवस्था में विभिन्नता आती है। इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवता कहेंगे। मेरे दोस्त, त्रिविम समावयवता आपकी दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला आप पढ़ेंगे ज्यामितीय, क्या पढ़ेंगे, ज्यामितीय समावयवता। पहला है ज्यामितीय समावयवता और दूसरा है प्रकाशिक समावयवता। तो ध्यान से देखिए दोस्त, जो त्रिविम समावयवता होती है वह समावयवता दो प्रकार की होती है। पहला है आपका त्रिविम समावयवता में ज्यामितीय समावयवता और दूसरा है प्रकाशिक समावयवता। तो हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता, जिसमें पहला उदाहरण हो मतलब पहला भाग हम पढ़ेंगे हाइड्रेट समावयवता। अब हम बात करेंगे हाइड्रेट समावयवता की। तो मेरे दोस्त आइए हम देखते हैं हाइड्रेट समावयवता क्या होती है। आप कहोगे यह समावयवता अर्थात हाइड्रेट समावयवता संकुल यौगिक में, हाइड्रेट समावयवता संकुल यौगिक में जो संकुल क्षेत्र होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उससे संबंधित होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, हाइड्रेट समावयवता संकुल यौगिक में जो संकुल क्षेत्र होता है उससे रिलेटिव मतलब संबंधित होती है। अब कहोगे इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो देखिए कि इसका मतलब क्या है और आपको समझ में भी नहीं आया, बात आपने सही कहा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त हम बात करेंगे कि जैसे हमने कोई एक यौगिक लिया और यहाँ पे हमने उसका जो सूत्र है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम हम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे H2O लेंगे और H2O कितनी बार लेंगे, 6 बार लेंगे, और उसके बाद अब हम लिख देंगे Cl3। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। जब इसको हम लिख देंगे तो क्या है, एक यौगिक है जो मतलब संकुल यौगिक है और इसका रंग बैगनी होता है। कैसे होता है, बैगनी होता है। हमने इसको लिख दिया। लेकिन एक बात ध्यान देना दोस्त, जब इसी यौगिक को ऐसे हम लिख दें, मान लो CrH2O 5 टाइम, फिर यहाँ पे कर दें हम Cl2, उसके बाद ClH2O, हम इसको ऐसे लिख दें। अब क्या होगा, ये आपका ग्रे ग्रीन का होगा। ध्यान देना, ग्रे ग्रीन मतलब ये आपका इस रंग का दिखाई देगा। तो आपने देखा कि क्रोमियम यहाँ पे एक बार है, यहाँ पर भी क्रोमियम एक बार हो गया। पानी कितनी बार, 6 बार है, और पानी यहाँ पर भी 6 बार हो गया, 5 है 6 हो गए, और Cl 3 बार है, वहां पर भी Cl 3 बार है। तो आप कहोगे हाइड्रेट समावयवता वह समावयवता होती है, हाइड्रेट समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें किसी भी संकुल यौगिक में जो जल का अणु होता है, जो जल का अणु होता है वह संकुल क्षेत्र के मतलब यहाँ से संकुल क्षेत्र के अंदर या बाहर होने से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की समावयवता को हम हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। अरे भाई, हाइड्रेट का अर्थ होता है, हाइड्रेट का मतलब क्या है, हाइड्रेट मतलब पानी, H2O। तो आप कहोगे कि हाइड्रेट समावयवता में अथवा इस प्रकार की समावयवता में संकुल यौगिक में पानी के अणुओं का संकुल क्षेत्र के अंदर या बाहर होने से उत्पन्न होता है या यह समावयवता उत्पन्न होती है। तो हमने यहाँ पे सीधी सी बात को समझा कि हाइड्रेट समावयवता वह समावयवता है जिसमें किसी संकुल यौगिक में जो संकुल क्षेत्र होता है पानी उसके अंदर या बाहर होने से उत्पन्न होती है, इसे हम हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी समावयवता जो है आपकी आयनन समावयवता। अब हम बात करेंगे अगली समावयवता जो है आयनन समावयवता। अब आप कहोगे कि आयनन समावयवता क्या होती है। तो मेरे दोस्त,
इस प्रकार की समावयवता में आयनन समावयवता अथवा इस प्रकार की समावयवता में यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं। ध्यान देना, यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनकी जो आयनीकरण व्यवस्था होती है, अर्थात जब यौगिक को हम जल में घोलते हैं या विलायक में घोलते हैं, अर्थात यौगिक को हम आयनीकृत करते हैं। ध्यान देना, यौगिक को आयनीकृत करते हैं तो उनके आयन अलग अलग हो जाते हैं, जिससे उनमें रचना उत्पन्न होती है, और इसी कारण से उत्पन्न होने वाली समावयवता को हम क्या नाम देते हैं? आयनन समावयवता नाम देते हैं। तो फिर से सुनिएगा, इस प्रकार की समावयवता में यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनके आयनों में या जो उनके आयन होते हैं उसमें अंतर होता है, और यह अंतर हमें कब मालूम होता है? यह अंतर हमें जब हम यौगिक को, जो संकुल यौगिक होगा, उसे हम आयनीकृत करेंगे तब मालूम होगा। आइए हम समझते हैं उदाहरण से कि इसका उदाहरण क्या है। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है CO, उसके बाद यहाँ पे है NH3, और यहाँ पे हमने लिखा है 5 टाइम, फिर लिखा है Br, और ब्रैकेट क्या है? बाहर है SO4। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे CO NH3 5, क्या लिखेंगे? CO NH3 5 NH3 5, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे क्या? SO4, और यहाँ पे लिख देंगे Br। तो आपने क्या देखा? आपने इसी चीज को देखा होगा कि यहाँ पर जो ब्रोमीन है, वो कहाँ पे है? संकुल क्षेत्र के अंदर है। यहाँ पर ब्रोमीन संकुल क्षेत्र के अंदर है, और सल्फेट जो है, सल्फेट आयन जो है, वह संकुल क्षेत्र के बाहर है। बाकी देखिए यहाँ पे कोबाल्ट एक बार है, और यहाँ पर भी कोबाल्ट एक बार है। यहाँ पर एमीन 5 बार है, यहाँ पर भी 5 बार है। यहाँ पे सल्फेट एक बार है, यहाँ पर भी सल्फेट एक बार है। उसी प्रकार यहाँ पे ब्रोमीन एक बार है, और वहाँ पर भी ब्रोमीन एक बार है। मतलब यौगिक के जो अणुसूत्र हैं वो तो समान है, लेकिन रचना कहाँ पे है? उनके आयन में। और आयन यहाँ पे कौन है? यहाँ ब्रोमीन आयन है, और यहाँ पे सल्फेट है। तो हमने देखा कि जो पहली रचना बनी है, इसमें ब्रोमीन संकुल क्षेत्र के अंदर है, और जो दूसरी रचना बनी है, इसमें जो ब्रोमीन है वह संकुल क्षेत्र के बाहर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो सल्फेट है वह संकुल क्षेत्र के बाहर है, लेकिन दूसरे में हम बात करें तो जो सल्फेट आयन है वह संकुल क्षेत्र के अंदर है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? आयनन समावयवता। अर्थात इस यौगिक में, इस संकुल यौगिक के आयनों में विविधता मिलती है, अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए हम इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं? आयनन समावयवता कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप कहोगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन आपका आयनन समावयवता तो है, लेकिन कैसे पहचानेंगे? तो आइए हम इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में क्या करेंगे? जो हमारे पास पहला क्या है? यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें हम क्या मिला देंगे? इसमें हम मिला देंगे BaCl2, बेरियम क्लोराइड को मिला देंगे। जब इसमें हम बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम क्या मिला देंगे? BaCl2 को मिला देंगे, तो क्या करेगा कि ये बेरियम है, अब अगर इसको हम तोड़ें तो ये Ba+ ऐसे बना लेगा 2+, और बना लेगा यहाँ पर 2Cl- में टूट जाएगा। लेकिन ये जो टूटा हुआ भाग है ना, ये इस सल्फेट से जुड़ जाता है। क्या होता है? इस सल्फेट से जुड़ जाता है, और बनाता क्या है? आपका BaSO4 बना लेता है, बेरियम सल्फेट बना लेता है, और इसका सफेद रंग का अवक्षेप देता है। क्या देता है? इसका सफेद रंग का अवक्षेप देता है। तो यदि आपसे कोई कहे कि आपके सामने ऐसे संकुल यौगिक लिख दे या कोई मैटर आपको दे दे, तो आपसे कहे कोई पहचानवाए कि बताइए इसमें आयनन समावयवता कैसे हम पहचानेंगे, तो आप एक काम करिएगा, इस प्रकार के जो आपको चूर्ण या यौगिक दिए गए होंगे, पहले आप BaCl2 मिलाओगे। अगर इस प्रकार की फर्स्ट पोजीशन को दर्शाएगा या दर्शाने की आपको उम्मीद है कि ये हो सकता है, तो प्रयोग के लिए आप BaCl2 मिलाओगे। अगर मिलाने पर Ba ने सल्फेट के साथ क्रिया करके BaSO4 दे दिया, तो आपकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे सही मानी जाएगी।
अगर आपने यहाँ पे क्या किया, मान लो कोई जो आपको शंका है कि यहाँ पे हो सकता है दूसरे पोजीशन वाला यौगिक प्राप्त हो, तो क्या करोगे आप, फिर आप यहाँ पे क्रिया कराओगे AgCl से। किससे कराओगे, AgCl से। तो ये भी आयनों में क्या होंगे, ये भी आयनों में टूटेंगे। Ag ऐसे लिख दोगे और Cl ऐसे लिख दोगे। जब आयन में टूट गया तो ये जो Ag है ना, ये Ag आपको जो आयन में टूटा हुआ है, ये किससे क्रिया कर लेगा, ब्रोमीन से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, AgBr को बना लेगा। ये AgBr अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार आप डिसाइड करेंगे कि आयनन समरूपता जो दिया रहता है यौगिक, उसमें आयनन समरूपता कैसे हम पहचानेंगे। आइए हम दोस्त देखते हैं अगली जो समरूपता है उसे, और वह है लिंकेज समरूपता। अब हम बात करेंगे लिंकेज समरूपता अथवा लवण समरूपता। इसे हम सेतु समरूपता के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, सेतु समरूपता के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या होता है, तो इस प्रकार की समरूपता में अर्थात लवण या लिंकेज समरूपता में, मतलब इस प्रकार की समरूपता वह समरूपता होती है जिसमें जो लिगेंड होता है, जो क्या होता है, लिगेंड होता है, वह कई तरफ मतलब कि जो उसमें एटम होते हैं, जो परमाणु होता है, वो कई तरफ से इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकता है। तो आप कहोगे इस प्रकार की समरूपता में जो लिगेंड होता है वह कई प्रकार से अर्थात एक या एक से अधिक तरफ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु को देता है या दे सकता है। इस प्रकार की समरूपता को हम लिंकेज समरूपता के नाम से जानते हैं। अभी आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, एक उदाहरण देखिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये है क्या, मेटल है, और यहाँ पर हमने लिखा है NO2। क्या है, NO2। तो ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे हम बात करेंगे, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। तो हमने यहाँ पर ये चीज लिखा है, और इसके पास कितने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6। तो मतलब इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया के खुद के बाहरी कोश में परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और 5। तो बाहरी कोश में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 1 2 3 यहाँ हो गए। ध्यान देना, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। तो मतलब ये नाइट्रोजन के क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल को मतलब धातु को दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन धातु को दे रहा है। फिर से देखिएगा, NO2 है जिसमें नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 1 2 3 ये तो बंध बना लिए हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास बचे हुए हैं, उस 2 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन परमाणु मेटल अर्थात धातु को दे रहा है। आइए हम देखते हैं इसी प्रकार एक और उदाहरण। तो आप कहोगे यहाँ पे हम मेटल लिखेंगे। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को लेंगे। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। विन्यास करो तो बाहरी कोश में 6 आता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 हो गए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम N, और इससे इस प्रकार से बना देंगे। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब देखिए नाइट्रोजन के पास कितना है, 1 2 3, और यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन के पास बचा रहेगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे रहेंगे। इसको हम ऐसे लिख देंगे। लेकिन ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये और ये वाला। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को, सॉरी दोस्तों, ये वाला जो है यहाँ पे लोन पेयर नहीं रहेगा, लोन पेयर यहाँ चला आया है, यहाँ पे चला आया है। अब नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बंध बना रहा है, और ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, अर्थात ये इस प्रकार रचना बना लेगा। लेकिन सही से देखें तो हम लिख सकते हैं इसको MnO2। लेकिन दोस्त यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर हम लिखेंगे तो
उसके बाद NO2 ये अवस्था होगी और इसमें MONO अवस्था मिलती है। उसी प्रकार देखिए अगर हम बात करते हैं यम, और अगला जो उदाहरण है वह है SCN। तो यहाँ पर देखिए ये हमने लिख दिया, तो मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि ये रचना प्राप्त हुई है। उसी प्रकार देखिए अगर हम बात करते हैं तो यम, फिर उसके बाद होगा आपकी बार यन, और यहाँ पे यस ये हमने बना लिया है। या कार्बन को हम बीच में कर देंगे और यहाँ पे अब क्या बना लेगा, ये कार्बन में चार होती है तो यस हो गया, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो किसको दे रहा है, मेटल को दे रहा है। तो हमने इस प्रकार की रचना को भी देखा। आइए हम समझते हैं इसको उदाहरण सहित। इस प्रकार आपको कम समझ में आया होगा। तो देखिए इसका जो उदाहरण है आइए उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एक यौगिक है आपके सामने CO, क्या है यौगिक CO, NH3 5 टाइम। उसके बाद फिर है आपका NO2, क्या है NO2। अब देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु को, और यहाँ पर हम लगाएंगे लिगेंड को NO, यहाँ पे क्या है NH3 अमोनिया, यहाँ पर भी अमोनिया है, और यहाँ पर भी क्या है अमोनिया, ये सभी क्या है अमोनिया है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर ये रचना बनेगी, हम लिखेंगे ऐसे। उसके बाद बनाएंगे यन, और यन से ऑक्सीजन जुड़ेगा, साथ ही साथ ये दूसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये इस प्रकार से जुड़ेगा, और नाइट्रोजन इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को कोबाल्ट को दे रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक और हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे CO, मतलब जो यौगिक होगा CO, NH3 5 टाइम। उसके बाद ONO ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो, कोबाल्ट ऐसे लिख देंगे CO, उसके बाद ऐसे बना लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया NH3 NH3 मतलब अमोनिया को हम 5 बार लिख देंगे, लेकिन अमोनिया यहाँ न कहकर यहाँ पे हम एमेन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम ये लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे दोस्तों देखिए, जिस प्रकार यहाँ पे बना हुआ है, फिर लिखेंगे हम यन, और यन अपने इस प्रकार रचना में रहेगा। अब कहने मतलब है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म को कोबाल्ट को दे रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म किसको, कोबाल्ट को दे रहा है। तो हमने समझा यहाँ पर इस प्रकार की समावयवता को। दोस्तों यहाँ पर ये लिगेंड NH3 बना हुआ है, तो आपने इसको देख लिया। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगली समावयवता कौन सी समावयवता है। अब हम बात करेंगे उपसह संयोजन समावयवता क्या होती है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार की समावयवता में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका हम स्थानांतरण कर देते हैं, बाकी सारे सूत्र वैसे के वैसे बने रहते हैं। पुनः ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की अर्थात उपसह संयोजन समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें हम केंद्रीय धातु परमाणु का स्थानांतरण कर देते हैं, या स्थानांतरण करने से उपसह संयोजी समावयवता उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें यौगिकों के अणुसूत्र बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। आइए हम समझते हैं इस बात को कि ये सब बातें कैसे होती हैं। समीकरण के मतलब उनके जो यौगिक हैं वो अणुसूत्र हैं वो कैसे समान होते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए हम लिखेंगे, मान लीजिए लिखते हैं CO NH3, ये हमने लिख दिया, और उसके बाद लिख दिया यहाँ पर आगे चल के क्रोमियम NH3 कितनी बार है, मान लो ये 6 बार है, हमने इसको लिख दिया। उसके बाद हम लिख दिया यहाँ पर क्रोमियम C2O4, इसको हमने लिख दिया कितनी बार, यहाँ पे मान लीजिए 4 बार या 3 बार लिख दिया। तो हमने यहाँ पे तो इसे लिख दिया, लेकिन जब हम बात करेंगे आयनन मतलब उपसह संयोजी समावयवता की या संयोजन समावयवता की, उसमें क्या होगा कि यहाँ पर क्या लिया है हमने CO मतलब कोबाल्ट को लिया है।
अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे क्रोमियम, बाकी सब कुछ वही रहेगा। NH3 कई बार है, यहाँ पे 6 बार है, 6 बार लिख दिया। फिर क्रोमियम कई बार है, क्रोमियम यहाँ पे 1 बार है, लेकिन सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्रोमियम ना लेकर हम इसे लेंगे तो ये क्या होगा, कोबाल्ट होगा। फिर लिख देंगे हम C2O4 कई बार है, 3 बार है, तो हमने इसको लिख दिया। तो इस प्रकार की समावयवता को ही हम उपसह संयोजी समावयवता अथवा उपसह संयोजन समावयवता कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता में आपने क्या देखा, तो आपने यही देखा कि कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट को हमने यहाँ पर कर दिया। देखिए भाई, यहाँ पे क्या था, कोबाल्ट था, कोबाल्ट को हमने यहाँ पर कर दिया, और क्रोमियम को हमने यहाँ पर कर दिया। क्रोमियम यहाँ पे था, हमने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे लाके कर दिया। तो आप कहोगे कि उपसह संयोजन समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणुओं का स्थानांतरण होता है, बाकी सारे सूत्र या बाकी जो अणुसूत्र होते हैं वे समान अवस्था में पड़े रहते हैं। इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहेंगे, उपसह संयोजन समावयवता कहेंगे। आइए हम बात करते हैं अगली समावयवता की, जो है बहुलीकरण समावयवता। अब हम बात करेंगे बहुलीकरण समावयवता की। तो आइए हम समझते हैं इस प्रकार की समावयवता। तो बहुलीकरण समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें हम क्या देखते हैं कि अगर कोई हमें संकुल यौगिक दिया गया है तो उसी संकुल यौगिक के जो भी सूत्र होते हैं उसको हम आपस में गुणा कर देते हैं, आपस में दुगना कर देते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न जो समावयवता होती है उसे हम बहुलीकरण समावयवता कहते हैं। तो आप कहोगे बहुलीकरण समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें जो भी संकुल यौगिक आपको दिया गया है उस संकुल यौगिक के अणुसूत्र का आप दुगना कर देते हैं, अथवा कर देने पर जो प्राप्त होता है उससे ही हम बहुलीकरण समावयवता के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हम देखते हैं एक उदाहरण जो आपके सामने है, PT NH3 ये है आपके पास कितनी बार, 2 टाइम, और उसके बाद है यहाँ पर Cl2। तो आपने ये चीज को देखा। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब जैसे इसका हम बहुलकीकरण मतलब गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे PT, प्लेटिनम को इस बार 2 बार हम करेंगे, और उसके बाद NH3 कितनी बार, 4 टाइम्स, मतलब 4 बार हो गए। ये एक समावयवता तो ये मिलेगा। फिर मिलेगा हमें PtCl4, तो ये भी हमको प्राप्त होता है। तो आपने क्या देखा, PT यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर आपस में गुणा मतलब 2 बार हो गए। उसी प्रकार यह दुगना कर दिया, NH3 कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ पर 4 बार हो गए। क्लोरीन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर 4 बार हो गए। तो हमने ये देखा। तो आप कहोगे बहुलीकरण समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें किसी भी संकुल यौगिक के जो सरल सूत्र होते हैं वही सरल सूत्र का गुणित कर दिया जाता है, अर्थात गुणन कर दिया जाता है, और इसके द्वारा जो समावयवता प्राप्त होती है उसे ही हम बहुलीकरण समावयवता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा संकुल यौगिकों में समावयवता, जिसमें देखा कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है और त्रिविम समावयवता क्या होती है। फिर हमने देखा कि त्रिविम समावयवता को छोड़ दिया, मतलब देखा त्रिविम समावयवता में कि 2 भाग, मतलब उसे केवल परिचय करके छोड़ दिया। और हमने देखा कि त्रिविम समावयवता के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला था आपका ज्यामितीय समावयवता और दूसरा आपका था कौन, प्रकाशिक समावयवता, जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और हमने संरचनात्मक में देखा था कि इसके 5 प्रकार की समावयवता होती है, जिसमें पहली थी आपकी, आप लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ा, हाइड्रेट समावयवता। दूसरी थी आयनन समावयवता। तीसरा हमने पढ़ा लिंकेज समावयवता। चौथा हमने पढ़ा यहाँ पर उपसह संयोजी समावयवता। और 5वां हमने पढ़ा बहुलीकरण समावयवता। तो दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग इस लेक्चर को सही से देखिए, और देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग पहली बार आए हुए हैं और चाहते हैं कि हमें ऐसे ही लाभदायक वीडियो मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और
अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समायोता और कौन सी है ज्यामितीय।